सबसे पहले बंदा गलती करता है कि वो अपने नीश के टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करता है। बेसिकली लोग जब स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो ना एकदम से परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। उस परफेक्ट वीडियो प्लस फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में जो हमारा मेन पिलर है कंटेंट क्रिएशन का, वैल्यू प्रोवाइड करना से करो तो फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो। मेरे जैसा फेलियर स्टूडेंट अगर पढ़ाई में इतना कुछ कर सकता है कि यार मैं 10th में फेल हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आके गांव से बिलोंग करके मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मुझे आज भी आता 2011 में जब मैं दिल्ली आया था। सॉलिड इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं फोन पे भी बात नहीं कर सकता था किसी अननोन बंदे से। तो MBA करने का फायदा नहीं। उसके बाद मैंने जो जॉब ली वो उस टाइप की जॉब है आज की डेट में जो जनरली IIT वालों को मिलती है, जो लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके मोटिवेशन तो खत्म हो ही जाएगा यार। 10 लाख रुपए का रिस्क, 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो आफ्टर डिस्काउंट पे पड़ी है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के ले सकता हूँ, ना मुझे उसे देखने की जरूरत है, ना मुझे इसकी टेंशन है कैसी आ जाएगी क्या आ जाएगी। अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट को कोई वो नहीं लेना चाहता, ऐसा कुछ है? नहीं यार ऐसा मतलब कि लोग देखने नहीं चाहते ऑडियंस अच्छे कंटेंट प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट होने के बाद अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर हो क्या सबसे बड़ी गलती करता है वो एक्चुअली क्या वो ये कि उन्हें 30 दिन में रिजल्ट चाहिए, अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो सोचते हैं कि भैया वैल्यूएबल कंटेंट की कोई मानना ये है कि मतलब कभी भी चाहे कितना ही फेलियर हो बस रुकना नहीं है, आप ट्राई करते रहो। अब जैसे तो कैसे हो मौज भैया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन 10K के लिए। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? फील तो नॉर्मली हो रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली जो 10K वाला माइलस्टोन है वो थोड़ा सा होता है, स्पेशल होता है। मजा आया? हाँ मजा तो आया, कल ही कंप्लीट हुआ। कैसे अचीव करा था 10K? नॉर्मली था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, मतलब 120 डेज की जर्नी रही है ये। और फर्स्ट मेरी वायरल वीडियो 82nd डे पे गई थी, 1 जून 2025 को मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। मुझे लगता है अगर बेसिक्स को पकड़ के रखो तो आसान है, अपना फोकस वायरल और फॉलोअर्स से ज़्यादा अगर वैल्यूएबल कंटेंट पे रखो तो बेस्ट है, जो मेरा था। क्या है बेसिक्स? क्या व्हाट इज बेसिक्स? बेसिक्स यही है कि जनरली लोग जब स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो ना एकदम से परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। उस परफेक्ट वीडियो प्लस फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में जो हमारा मेन पिलर है कंटेंट क्रिएशन का, वैल्यू प्रोवाइड करानी, उसे भूल जाते हैं। अगर कोई, मेरा एक फोकस ही रहता है मेरी वीडियो में कि अगर कोई भी बंदा रैंडम मेरे पेज में आ रहा है और मेरी एक वीडियो देख रहा है, कोई भी वीडियो देख रहा है, उस वीडियो को देखने के बाद वो थोड़ा सा सोचे कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा। ओके। उसे ये ना लगे कि यार ये वीडियो तो इसने सिर्फ व्यूज के लिए बना रखी है, मेरे मुंह से गलती से भी कुछ ऐसा ना निकले जो मैंने नहीं किया है, और अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसे क्लैरिफाई करता हूँ। यही है वैल्यूएबल कंटेंट, अगर लोग रिलेट कर पाएंगे तो बेस्ट है। तो आइडिया कहाँ से आया था आपके पास स्टार्ट करने का जर्नी स्टार्ट करने का? एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। मैं पिछले 13-14 साल से मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, 13-14 मैं स्टार्टअप्स वगैरह कर चुका हूँ। मोस्टली फेलियर्स रहे हैं, जो मैंने चलाए हैं जिनमें पैसा बनाया है, बाकी ज़्यादातर में लॉसेज हुए हैं, उनसे लर्निंग सॉलिड वहीं से मिली है। बट हाँ मेरा ना एक बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस रहा है जब से मैंने पढ़ना सीखा, क्योंकि मैं टाइम तक पढ़ता नहीं था, फेल हो गया था, तो मैं तब से काउंट करता हूँ कि जब से मैंने पढ़ना सीखा, जब से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे करना है, तो मेरा मतलब 2-3 चीज़ें हुई। पहले डिसाइड किया कि यार गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही नहीं है, क्यों? पैसा बनाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे पैसा बनाना था। मेरे बस की वो तो है नहीं, जो करप्शन वगैरह और घूस वगैरह था वो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना था, और 10-20-50 लाख रुपए मेरा कुछ होगा नहीं, मुझे साफ पता था। तो और उस टाइप का पैसा फिर प्राइवेट सेक्टर में ही मिलता है, तो इसलिए मैंने मतलब प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया। जब प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया तो मेरा ये था कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें हैं, अगर आप मेहनत करो तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो। मेरे जैसा फेलियर स्टूडेंट अगर पढ़ाई में इतना कुछ कर सकता है, तो जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव से है, मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं वो फार्मर हैं, तो क्यों ना मैं बिजनेस भी ट्राई करूँ, कर सकता हूँ। अगर कुछ बड़ा करना है, जॉब है ठीक है, जब तक हूँ तब तक है, जिस दिन कंपनी से निकालेगी उसके बाद एक पैसा नहीं आने वाला। तो बहुत इनिशियली दिमाग में फिट हो गया था 2011-12 में कि अपना कुछ करना है, तो तब से उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा, ऐसे करके 13-14 स्टार्टअप कर चुका हूँ। उन सारी चीज़ों को करने के बाद अब फिर थोड़ा सा, पहली बार मैंने गैप लिया, आज तक कभी गैप भी नहीं लिया, अभी बैक टू बैक ही करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा सारी चीज़ें करने के बाद यार क्यों ना कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया जाए। बेनिफिट ये था कि मैं इंटरनेशनल सेल्स का बंदा हूँ, ट्रैवल करता हूँ बाहर भीतर, तो चीज़ें पता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये थी जिस वजह से किया कि यार मैं 10th में फेल हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आके, गांव से बिलोंग करके, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मुझे आज भी याद है 2011 में जब मैं दिल्ली आया था। सॉलिड इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकता था किसी अननोन बंदे से। तो मुझे लगा मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं, और हैं ही एक्चुअली में यार। इंडिया तो स्पेशली अभी ग्रोइंग कंट्री है, तो हमारी ही क्लास में ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और जो हैं भी अपर मिडिल क्लास या टॉप क्लास में, उन्हें तो ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास एक बैकअप है।
तो लोगों को ना एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि यार अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी है, इंटरनेशनल ट्रैवल मिल रहा है, मैं भी सोचता था कि यार वो तो ना IIT वालों को मिलती हैं। मैंने वो चीज़ें अपनी बिल्ड की। मैंने एक ऐसे स्कूल से पढ़ाई की जिसे कोई नहीं जानता, सरकारी स्कूल, फिर 11th-12th प्राइवेट से थी, ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नो डाउट वो अच्छी थी। फिर मैंने MBA किया एक ऐसे कॉलेज से जिसे कोई नहीं जानता। उसके बाद मैंने जो जॉब ली वो उस टाइप की जॉब है आज की डेट में जो जनरली IIT वालों को मिलती है, जो लगता है MBA से। हाँ, तो मुझे वही बताना है कि भाई तुम आज फेल हो रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, सॉरी उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फेल हो रहे हो, आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, आप हिंदी मीडियम को, मैं प्योर हिंदी मीडियम का पढ़ा बच्चा हूँ आज की डेट में, मेरे से आराम से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे क्लाइंट ही सारे एक्सपोर्ट के हैं, तो वो हो जाता है। और मैंने आज तक कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस नहीं ली, मैंने आज तक कभी कंप्यूटर का कोई 6 महीने का कोर्स नहीं किया। और आपको पता ही एक्सपोर्ट में सारा काम ही कंप्यूटर पे होता है, चाहे फिर एक्सेल हो, एडवांस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जितने भी टूल्स हैं मैं बड़ा एफिशिएंटली यूज कर लेता हूँ। जब आप काम करने लगते हो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो टाइम के साथ सीख जाते हो। तो मुझे यही चीज़ उन लोगों को बतानी है, भाई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम के हो, आज आप एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बोल पाते हो, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते, आपको नहीं पता कि एक्सपोर्ट क्या है, फिर भी आप इस टाइप का करियर बिल्ड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके डिक्टेंशंस नहीं है सब्जेक्ट्स में, आपके 50-60% आ रहे हैं, 65% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, सफिशिएंट है। इस वजह से मुझे मेरा स्ट्रगल शेयर करना था, स्पेशली मिडिल क्लास। मेरी वीडियोस में भी यही फोकस है कि मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे कंटेंट क्रिएशन के 4 ही पिलर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। पहला है हेल्थ, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हर देखो हेल्दी नहीं होना तो कितना ही पैसा हो आप खुश नहीं रह सकते। दूसरा हो गया कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हम मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा लगा के डुबो सके। और फिर मैंने तो किया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ, जो पैसा कमा रहा हूँ उसी को इन्वेस्ट करता था अपने स्टार्टअप्स में और उसी से करता आ रहा हूँ। इवन मेरी 6-7 साल की जितनी भी जॉब्स की अर्निंग है मेजर, वो सब उसमें गई है, मेरे स्टार्टअप्स में ही गई है। ठीक है। और इवन मेरी नहीं, मेरी वाइफ का भी ये बहुत सॉलिड सपोर्ट रहा है। उन्होंने आज तक कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि यार मेरी सैलरी कहाँ जा रही है, क्यों बर्बाद हो रही है, कुछ बन नहीं रहा, नहीं, हमने उसी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन सबके पास नहीं होता वो, यार घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। टचवुड मेरे पे उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी कि मुझे घर पे पैसा देना था, तो मैंने वो बिजनेसों में इन्वेस्ट किया। बट हाँ, कभी वैसी फालतू की चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया कि कहीं पार्टी, घूमना फिरना, वो मतलब अपने काम के मतलब सिर्फ। हाँ, तो हर किसी के पास वो भी नहीं होता। तो मैंने देखा एक मतलब गैप एनालिसिस किया कि यार ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट से आप चीजें शुरू कर सकते हो और 90 डेज में रिजल्ट आए। मैंने ना आज तक कभी किसी कैमरे को फेस किया है इससे पहले, ना मेरा आज तक कोई पेज रहा है, ना यूट्यूब चैनल रहा है। फर्स्ट टाइम 1 जून 2025 को मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाली थी। कंटेंट क्रिएट, नॉर्मल पेजेस तो थे जो घर का जैसे फोटो डालते हैं, पहली बार कोई वीडियो डाली और 90 डेज में मतलब 80 डेज में मेरे रिजल्ट्स आ गए और टाइम के हो गए। तो यही है। तीसरा है मैंने जो शुरू किया कि माइंडसेट, क्योंकि आपके पास पैसा है, हेल्दी भी हो, अगर यहाँ से आप बीमार हो ना, मुझे लगता है बीमार हो जो लोग रोते रहते हैं, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, आपने छोटी है तो आप रो रहे हो, उसने क्यों ले ली, छोटी छोटी बातों पर रोना। वो यार मेरे ना एक बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों चीजें कुछ पेरेंट्स से और कुछ भगवान ने काफी सही दी हैं। जैसे 14 साल में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे मुंह से कभी एक चीज नहीं निकली मेरी किस्मत खराब है। बहुत अप एंड डाउन रहे हैं, बहुत अप एंड डाउन। मतलब आज तक नहीं, अभी भी नहीं निकला कभी मैं मतलब आपके बैक टू बैक स्टार्टअप मैंने कभी आज नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैंने उसके एन नंबर ऑफ रीजंस गिना सकता हूँ। यार मैं 10th में फेल हुआ था, मेरे घर वाले ये सोचते थे कि बस 12वीं कर ले, 10-20 हज़ार की प्राइवेट जॉब लग जाए, नहीं तो कुछ कर के फौज में लग जाए, हाइट वाइट ठीक थी, गाँव में और रेस मार लेगा। अब वो बंदा जो 20-30 हज़ार रुपए कमाने के लिए, जिसका कुछ नहीं पता था, मेरे भाई पढ़ने में उतने अच्छे थे जितना मैं खराब था, सबको मेरी चिंता थी, तो आज अगर मैं इतना कुछ कमा रहा हूं तो यार किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती ना। जहां एक टाइम पे ऐसा था कि 20,000 रुपए कमाने का भी नहीं सोचा था कभी घर वालों ने, आज मैं इतना कुछ कमा रहा हूं कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जैसे कल मैंने गाड़ी खरीदी। ओके। कोई मेरी गाड़ी प्लानिंग थी एक खरीदने की, बड़ी गाड़ी लेने वाले थे, मैं और मेरी वाइफ प्लान कर रहे थे। वो काफी बड़ी थी, काफी महंगी थी, हम उसे प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी सडनली मेरे एक केस हो गया था 2019 में, एक्सीडेंट उसका आ गया, तो हमने वो 2 महीने पोस्टपोन किया कि न्यू ईयर पे निकालेंगे। अचानक से मैं ऑफिस में जाके कल बैठा, मेरे साले का फोन आया कि एक गाड़ी है एजेंसी से, कुछ था उसका स्पेसिफिक कि डिस्काउंट पे मिल रही है 2-2.5 लाख के। ना मैं गाड़ी देखने गया, ना मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली, उसने कहा, वाइफ से बात की, उन्होंने ओके किया, मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी, गाड़ी आ गई टोटली कैश। जनरली होता है, बहुत बड़ी चीज होती है मिडिल क्लास में। मतलब मैंने ये चीज उस टाइम पे रियलाइज नहीं की, मैंने बाद में रियलाइज की। कैश वाली बड़ी बात नहीं लगी मुझे ये चीज अच्छी लगी कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं 10 लाख रुपए का रिस्क, 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो, आफ्टर डिस्काउंट जो पड़ी है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के ले सकता हूँ। ना मुझे उसे देखने की जरूरत है, ना मुझे इस चीज की टेंशन है कैसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मेरा साला देख रहा है,
लोग तो फोन भी जाते हैं तो खुद जाके खरीदते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते। ये चीज मुझे रात सोते टाइम रियलाइज हुई कि भगवान ने लिटरली कितना किस लायक बना दिया है। भगवान ने और मेरे पेरेंट्स ने, उनका 99% योगदान है। आपकी फैमिली का सपोर्ट था full? पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स का सिंपल सा है, कोई चीज समझ में आ रही है ओके कर लो, नहीं समझ में आ रही तो वो कभी अगेंस्ट नहीं जाते। जैसे मेरे बिजनेसेस फेल हुए हैं, वो एक दो बार कहते थे क्यों इतना भाग रहा है, एक फेल हो रहा है दूसरा कर रहा है, टाइम ले ले, बट मुझे था कि नहीं मुझे करना है, मैं उन्हें बताता था, वो कभी अगेंस्ट नहीं कि ठीक है अब तेरी मर्जी है। मतलब वो पॉजिटिवली मर्जी है, क्योंकि उन्हें पता है अपना ही तो पैसा लगा रहा है कमा के, जहाँ दूसरे बच्चे उड़ाते हैं इधर उधर, एटलीस्ट ये चीजों में तो लगा रहा है, ट्राई तो कर रहा है। अपने स्टार्टअप वाली जर्नी के बारे में बताओ कुछ। सबसे अच्छा स्टार्टअप कौन सा था? स्टार्टअप की भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग सब कहते हैं बुक रीडिंग, मैंने कभी नहीं की थी। मैं अचानक से एक दिन दिल्ली में था, 2011 की बात है। मैं किसी के घर गया था, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है किसके साथ गया, कहाँ गया। वहाँ मैंने किसी के घर में बुक देखी, वो बुक मैं घर ले आया उनसे मांगे कि मुझे बुक पढ़नी है। वो बुक मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जिलेट की स्टोरी पढ़ी, जो जिलेट ब्लेड आता है वहाँ। जिलेट ब्लेड, वो एक स्टोरी थी जिसने मेरे दिमाग में कहूँगा कि स्पार्क किया कि कुछ अपना करना है। रियलिटी मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ईयर भी मतलब ईयर तो याद है 2011 था, बट ये याद नहीं। किसी के साथ गया था, किसी के घर गया था, वो बुक लाया, उसमें मैंने पढ़ा तो जिलेट की स्टोरी पढ़ी, उसे समझा कि उसने ब्लेड ही क्यों बनाना चूज किया, कि एक ऐसी चीज जो डेली एक बार यूज होगी और थ्रू आउट हो जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया है तो डिमांड अच्छी रहेगी और ठीक ठाक मार्जिन निकलेंगे। वहीं से मेरे आइडिया आया मेरे फर्स्ट बिजनेस का, लॉन्ड्री का, लॉन्ड्री ऑफिशियल स्टार्टअप। उससे पहले मैंने काफी सारे ट्राई कर चुका था, कंसल्टेंसीज वगैरह। मैंने वो सेम कनेक्ट करके स्टार्ट किया था कि जैसे ब्लेड का था कि यार एक बार यूज करो फेंक दो, लोग जब तक जिएंगे तब तक कपड़े गंदे होंगे, और आने वाला टाइम इतना एडवांस होने वाला है कि लोगों के पास टाइम नहीं होगा कपड़े धोने के लिए। और मैं कपड़े धोने को इतना अफोर्डेबल बनाना चाहता था कि अगर बंदा घर पे कैलकुलेट करे तो उसे वो सस्ते पड़े। 2014 में जब मैंने वो स्टार्टअप यूज किया था तो मेरे रेट उसी हिसाब के मैंने प्राइसिंग सेट, 10 रुपीज में मैं पर एक पेयर पैंट शर्ट वॉश करके आयरन करके प्रॉपर अलग पॉली बैग में, न्यू ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में स्टिकर लगा के, लेबल लगा के पैक करके हम देते थे। फ्री होम डिलीवरी, पिकअप एंड ड्रॉप रहता था। तो 10 रुपए की कॉस्ट हमने काफी कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया था कि जो घर में भी कॉस्ट आती है वो भी उससे 3-4 रुपए एक्स्ट्रा आती है। आप सर्फ एक्सेल वगैरह, लाइट वगैरह सारा यूज करते हो, टाइम वगैरह कैलकुलेट करते हो तो वो था एक ऑफिशियल। और उस बुक से मुझे वो फेल भी नहीं हुआ, वो तो सही चला था एक्चुअली, सही चला था, वो ठीक चला था। बट मेरे घर वाले कंटिन्यूसली मेरे से बोल रहे थे कि यार तू ना पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर ले, फिर चाहे कुछ भी करियो। मुझे उस टाइम पे ऐसा पूछ चढ़ा कि नहीं यार अब तो यही करना है। मैंने 2014 से 16 तक चलाया वो। फिर अचानक से एक दिन नॉलेज पार्क में 7 अगस्त, मुझे याद है डेट, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, क्लिक किया कि यार ठीक है MBA करते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका था। मैंने पापा को सेम डे कॉल किया, वहीं से किसी हॉस्टल में था मैं। पापा ने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे गए, फीस जमा की और एडमिशन लेके। हाँ, तो MBA करने का फायदा मिला बहुत, हाँ नो डाउट। देखो एक तो ये होता है कि MBA या BTech जैसी जो डिग्री है ना, वो आज की डेट में कुछ अच्छी पोजीशंस के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो मेरी पोजीशन के लिए भी है। मेरे वाले सेक्टर में अब आना है तो आज से 5 साल पहले ग्रेजुएट भी एंटर कर जाते थे, अब नहीं लेते। BTech या फिर MBA वगैरह होना ही चाहिए। पहली चीज तो वो। दूसरी चीज, मैनेजमेंट को डीपली बुक्स में स्टडी करना, उसका एक अलग ही है। देखो नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाती ना, तो वो चीजें फिर इंप्लीमेंट की हैं उन चीजों से। और जो प्रैक्टिकल मैंने बिजनेसेस किए थे तो काफी सारी जो मेरे गैप्स थे बिजनेसों में जो रहे हैं, उनके बारे में पता चला कि मैंने कहाँ गलती की है, तो उससे काफी बेनिफिट मिला। वैसे आपकी लाइफ का बिगेस्ट लाइफ लेसन क्या रहा अभी तक? बिगेस्ट लाइफ लेसन तो मतलब मेरा मानना यह है कि मतलब कभी भी चाहे कितनी फेलियर हो, बस रुकना नहीं है, आप ट्राई करते रहो। अब जैसे कोई बंदा फेल हो रहा है फिर तो ट्राई करते रहो, मोटिवेशन तो खत्म हो ही जाएगा यार। देखो यार, मुझे लगता है मोटिवेशन ना ये बहुत लग्जरी वर्ड है। ओके, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये है भी नहीं। फिर किसके लिए? ये वर्ड भी उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास या टॉप क्लास वाले लोग, जो है अपर क्लास वाले लोग हैं। हमारा यार मोटिवेशन, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होगा कि हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं 500 रुपए बचाने के लिए, वो पूरा पूरा दिन खेतों में काम कर रहे हैं। अगर आपको उससे मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप सोच रहे हो कि संदीप महेश्वरी की या ऐसी कोई वीडियो देख के मोटिवेशन मिल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स की ऐसा नहीं है फैक्ट्री चल रही है, मैं आज जॉब छोड़ दूंगा या काम करना है, पढ़ाई छोड़ दूंगा तो वहां जाके ज्वाइन कर लूंगा। और मुझे ये पता है कि वो जो पैसे भेजते हैं, 7-8 हज़ार रुपए भेजते थे उस टाइम पे खर्चे के लिए, वो कैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब वो हार्ड अर्न मनी थी उनकी, खून पसीने की। मैंने खुद खेतों में काम किया है तो मुझे उस चीज का बहुत एहसास है कि कितनी मेहनत का काम होता है खेती का। मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा मेहनत का कोई और काम है इस वर्ल्ड में। तो मुझे तो वहीं से मोटिवेशन मिला है कि बस कैसे भी करके पैसा कमाना है। जो मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है वो वर्थ इट होना चाहिए, जो पैसा हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
बाकी इसके अलावा मैंने ना मतलब ऐसा नहीं है कि जी मेरा कोई फेवरेट है संदीप महेश्वरी जी या कोई भी, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा कोई रहा ही नहीं, ना कोई कभी फेवरेट एक्टर रहा, ना कोई फेवरेट एक्ट्रेस रही, ना कोई पॉलिटिशियन रहा। सेल्फ मोटिवेशन रहा मेरा सेल्फ मोटिवेशन है, सिंपल। मतलब अंदर से आग थी, हाँ भाई करना ही है, जब तक नहीं होगा, सिंपल था, करना ही है। एक एक पैसा इन्वेस्ट हो रहा, अभी तक भी हो रहा था, 1.5-2 साल, मतलब ऐसा रहा है मेरे साथ में कि मेरी 1.25 लाख रुपए सैलरी थी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले मेरा बेटा हुआ था, और उस टाइम पे मुझे बैक टू बैक 30-35 लाख के लॉसेस हुए थे, 2 बिजनेस एक साथ क्रैश किए थे। मेरे पास गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। और मेरी वाइफ घर में नहीं थी, डिलीवरी हुई थी, वो गाँव में थी, और मुझे उस दिन मेरी सिस्टर को घर पे छोड़ना था, फंक्शन था मेरे बेटे का, और सैलरी ठीक ठाक थी, क्योंकि वो पैसा जो आ रहा था वो मंथली में वहीं पे जो हो रखा था वो उसमें जा रहा था, लॉसेस वगैरह में। तो ऐसा भी हुआ है, बट तब कभी ये तो लगा ही नहीं कि यार अब तो लॉस हो गया, अब नहीं करना, नहीं, मतलब बढ़ते रहना। 1% कभी आया ही नहीं ये चीज तो। अच्छा, बस नहीं, ऐसा भी नहीं, बस सिंपल ये था कि जब तक नहीं होगा तब तक करना है, दैट्स इट। अब चाहे उसके लिए 14 स्टार्टअप फेल हो और 14 हो जाते तब भी मैं करता जरूर। तब कोई नया स्टार्टअप करोगे आप? हाँ, मुझे लगता है कि अभी जो कंटेंट क्रिएशन है ये बेस्ट है मेरे लिए, इसी को लेके जाऊंगा आगे, और इसी से मुझे चीजें निकालनी है। अब उनकी तैयारी हो गई है चालू, क्योंकि अब 10K हिट हो गया है, तो मैं अब काफी आगे तक की प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरी वाइफ है जो चीजें देख रही है। तो आपकी वाइफ का बहुत सपोर्ट है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में 2 ही लोगों का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है। कौन कौन? एक मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, तो उनका एक बैकग्राउंड हो गया, नो डाउट। उसके बाद मेरी वाइफ का, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने 7 साल में कितने पैसे कमाए हैं या कितनी सैलरी है, क्योंकि सैलरी आती है और वो मेरे अकाउंट में आ जाती थी, और ना उन्होंने कभी आज तक पूछा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है। अच्छी खासी सैलरी है उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके मंथली पर्सनल 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा के भी खर्चे होंगे। बस सब आपके पास आते हैं? हाँ, मेरे पास आते हैं और वो उसी में इन्वेस्ट होते हैं, मतलब मेरे पास आते हैं इन द सेंस कि बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं वो। हाँ, जो भी मैं करता हूँ वो उसमें उनका पूरा सपोर्ट रहता है। आपकी वाइफ का बहुत रोल अच्छा है। हाँ यार, इसमें तो मतलब मैं कहूँगा कि मेरे जो सबसे वर्स्ट लोज रहे हैं ना, अगर वो नहीं होती तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती। और थोड़ा सा डीप में बताओ। मतलब जैसे कि यार यही है कि आपके लॉसेज हो रहे हैं। अब आप एक चीज़ सोचो, मैंने एक चीज़ देखी है आजकल, जनरली एक लड़की है, इवन नॉर्मल पढ़ लेते हैं, उनकी 50,000 रुपये भी सैलरी है ना, वो सोचते हैं कि भाई माई लाइफ माई रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यार मेरा पैसा है, आ रहा है, मैं ऐसे खर्च करूंगी, वैसे खर्च करूंगी। और हमारी ना लव मैरिज है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक, चलो मैं मनी वाइज बात करूँ, तो उनकी जितनी भी सैलरी आती है उनके पर्सनल लेवल पे तो कोई खर्चे हैं नहीं, 2-4 हज़ार रुपये मुश्किल से खर्च करती होंगी। उस टाइम पे ऐसा रहा है कि हम 1.5-2 लाख रुपए भी अगर हम कमा रहे थे मंथली, तो घर के खर्चे उन्होंने समेट के 20-25 हज़ार रुपये में चलाए और बाकी सारा पैसा दे दिया कि ठीक है, ऐसे बिजनेस में डाल दो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ आइडियाज़, कुछ डिसीजंस मेरे ऐसे रहे हैं कि यार वो उन्हें समझ में नहीं आए, मैं गलत कर रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुई, ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि हाँ वो सही बोल रही थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार तू मेरी बात नहीं मान रही है, ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं, मतलब हम उस लेवल पे नहीं करेंगे कि ठीक है पैसा हम जब तक नहीं होगा तब तक हम करेंगे। ये हमेशा उनकी तरफ से रहा है। हाँ, उसके बाद पर्सनल लेवल पे बहुत, जैसे कि मेरा जब मैंने कोविड में दूध का बिजनेस स्टार्ट किया था, अपना मिल्क ब्रांड लॉन्च किया था 9 मई को, तो वो 2-3 साल अच्छा चला बिजनेस। हमने बॉटल से स्टार्ट किया, पाउच पैकेजिंग लॉन्च की, और भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। साथ में हमने फिर 1.5-2 साल बाद हमारे कुछ एक रेस्टोरेंट क्लाइंट थे, उनके यहाँ दूध जाता था काफ़ी अच्छा खासा, किसी रीज़न की वजह से वो अपने रेस्टोरेंट सेल आउट कर रहे थे। मैंने उन्हें एक्वायर कर लिया क्योंकि मुझे उनकी सेल वगैरह का आइडिया था, अच्छे चल रहे थे। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दिया, 2-3 ब्रांचेस कर ली। उसमें उनका था कि यार आप रेस्टोरेंट में मत घुसो अभी, ये आप नहीं चला पाओगे, इसमें दिक्कत होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो उस टाइम में मेरा ऐसा था कि यार मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, 6 से 9 में दूध का बिजनेस देखता था, 9 बजे ऑफिस जाता था, 9 से 6 फिर ऑफिस में प्रॉपर, फिर 6 बजे सीधा एक रेस्टोरेंट पे। उनमें से एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो 24 घंटे चलता था। फिर 9-10 के आसपास वहाँ से लेके 12 बजे तक मैं एक रेस्टोरेंट पे रहता था पूरा दिन। हाँ, और फिर 12 से 2 में फिर वापस दूध के प्लांट पे जाता था, और फिर 2 बजे के आसपास घर पहुँच के खाना वाना खाया और सो गए 3-4 घंटे आप। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, और उस टाइम पे मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब जो वर्स्ट चीज़ होती है, मुझे लगता है कि वो बेड पे चली गई थी स्लिप डिस्क की वजह से। अगर कोई और शादी होती तो मैं लिख के देता हूँ डिवोर्स हो जाता। मतलब लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं, नो डाउट, वो अभी भी होती हैं, बट हाँ जो एक बेसिक, मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि जो होती है ना लव मैरिजेस वगैरह, वो ज़्यादा तो इसीलिए टूटती हैं कि वो प्यार ही बड़ा वैसा होता है, वो निब्बा निब्बी वाला कि यार ठीक है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली सोचो तो चीज़ें ना हो। हमारा थोड़ा प्रैक्टिकली था इस मामले में, तो उस लेवल पे भी बहुत सपोर्ट रहा उनका कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता था, वो बीमार भी थी। वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, लेकिन और 2-4 महीने निकलने के बाद जब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो गई,
तो नॉट इवन फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लेवल पे। और जैसे कि वो हमारी लव मैरिज है और वो हमेशा से सिटी में रही हैं, मेरे पेरेंट्स गांव में हैं, तो गांव भी जाती हैं, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि यार मैं ये नहीं करूँगी, जैसे रहता है ना कि मैं ये नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं खाऊंगी। घर में जाते हैं तो कोशिश रहती है कि भाई उसमें घुल मिल जाओ, तो वो चीज़ तो है। ओके, तो मतलब जैसे आप इतना बता रहे हो लव के बारे में, तो आपके हिसाब से लव क्या, व्हाट इज लव? डीप में बताए यार क्योंकि मतलब, आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें घुमा फिरा के बता रहे हैं, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा अच्छे से। एक बताओ अच्छे से क्या होता है। यार देखो, मुझे ज़्यादा तो इस बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान हूँ अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है कि चीज़ें जितनी प्रैक्टिकल रहें और ऑनेस्ट रहें, सबसे बड़ी बात। जनरली होता क्या है कि जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो, कहते हैं कि यार फॉल इन लव वाला जो सीन होता है, तो स्टार्टिंग में लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही तरफ से होता है कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए फेक वो इतना कुछ फेक बोल देते हैं बैकग्राउंड में, जो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होती मैच करनी। क्योंकि भाई तुम कोई भी अगर नाटक कर रहे हो या फिर प्रिटेंड कर रहे हो ना, वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने या जब तक दूर हो तब तक तो कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आप 24 घंटे साथ रहोगे ना, तो वो जो रियल फेस है वो सामने आ ही जाता है। वो नकली सोने की परत हट ही जाती है वो। हाँ, मतलब प्यार वो नहीं होना चाहिए कि भाई अगर शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, वो वाला नहीं होना चाहिए। इतने तो मैच्योर होने चाहिए कि हाँ भाई आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, शादी करेंगे, वेट करेंगे, लेकिन घर वाले राजी कर गए तो जब करेंगे। हाँ, 1% अगर एग्री नहीं किए तो इतनी भी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि ठीक है हम शादी नहीं करेंगे। इतनी भी मैच्योरिटी होनी चाहिए जो हमारी दोनों की थी कि भाई अगर 1%, मतलब मेरे घर वाले तो फिर भी एग्री कर गए थे 1 साल के अंदर अंदर, उनकी फैमिली को एग्री करने में काफ़ी टाइम लगा। तो उनका ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मेरे घर वाले ऐसा एग्री नहीं कर रहे तो चलो शादी कर लेते हैं हम, नहीं। ये भी था कि नहीं करते तो शायद हम शादी नहीं करते, अगेंस्ट जाके तो कभी नहीं करते, ये तो कंप्लीट है। तो वो तो निब्बा निब्बी वाली हाँ, है ना। अगर इतनी समझदारी आप में है ना तो आपकी रिलेशनशिप चल जाएगी। निब्बा निब्बी वाली अलग है और मैच्योरिटी अलग है। हाँ, वो मैच्योरिटी वाला अगर है सीन आप में, तो फिर मुझे लगता है कि रिलेशंस कम टूटेंगे। क्योंकि लड़ाइयाँ तो तब भी होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत, मतलब वही वाला सीन होता है कि लड़ाइयों में तो डिवोर्स हो जाते हैं, बट वही है कि वो 24 घंटे में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, है ना। हाँ, कंटेंट क्रिएटर, अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर, वो क्या सबसे बड़ी गलती करता है वो? देखो, जब हम स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 गलतियां हैं मेजर। सबसे पहले बंदा गलती करता है कि वो अपने नीश के टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करता है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप जब अपने नीश के टॉप क्रिएटर को फॉलो करते हो ना, तो उसका एक सर्टेन तरीका है वीडियो शूट करने का, एडिट करने का, बोलने का, जिस चीज को रिफाइन करने में उन लोगों को सालों लगे हैं। आप भी बाइशैप उठा लो, राज सामानी उठा लो, इनकी इनिशियल वीडियोस देखो, भुवन बाम को उठा लो, वो एकदम से इतने फ्लुएंटली, इतनी शार्प वीडियोस, बोलने का तरीका नहीं है। अब जब एक इनिशियल कंटेंट क्रिएटर अपने टॉप क्रिएटर को फॉलो करता है और उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो कॉपी तो पॉसिबल है नहीं। देखो भाई, उस बंदे ने 10-15 साल लगाए हैं उस चीज को बिल्ड करने में, आप रातों रात नहीं कर सकते, आप कितने भी स्मार्ट सही इवन। बिल्कुल। तो वो बंदा ना एक लूप में फंस जाता है, वो उतना बेस्ट तो कर नहीं पाता और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो फेक करने लगता है, क्योंकि वो कोशिश करता है और वो जो उसका एक मेन जो बेसिस है उनसे भटक जाता है। मुझे लगता है जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने नीश के इनिशियल क्रिएटर्स को फॉलो करो, जिनके 10K के आसपास या 20K के आसपास फॉलोअर्स हैं, और उन्हें भी फॉलो करो उनकी इनिशियल वीडियोस देख के कि भाई उनकी पहली 20 दिन की, 30 दिन की, 50 दिन का कंटेंट कैसा था। हर किसी की रॉ वीडियोस मिलेंगी, उनमें कहीं परफेक्शन नहीं मिलेगा। उससे बेस्ट बेनिफिट क्या होगा कि जब आप देखोगे कि आप जिस बंदे के 20K क्रिएटर्स फॉलोअर्स हैं, जैसे मेरे हैं 10K, तो मेरी जब आप फर्स्ट डे वाली वीडियो देखोगे तो आपके लिए अपनी फर्स्ट डे की वीडियो शूट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे मेरी वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ है ही नहीं, ना कोई एंगल है, ना कोई बोलने का ऐसा फ्लुएंट तरीका है, क्योंकि मैं सेल्स का बंदा हूँ, बहुत फ्लुएंट बोलता हूँ, तेज भी बोलता हूँ, लेकिन वीडियो जब कैमरा आता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने भी 15 दिन फेस किया वो, और मैं बोलने में एक्चुअली मैं काफी ठीक ठाक हूँ, फ्लुएंट हूँ, लेकिन कैमरे के सामने मैं भी अटक गया था। नहीं होता कैमरे के सामने, नहीं होता। मैंने पीएचडी टीचरों से बात करा था, वो ही मना कर दे कि यार हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते, नहीं बोल पाते। अब सोचो पीएचडी टीचर मना करे तो यस, वही किस लेवल का है यार। सेल्स में बंदे का काम क्या होता है, मार्केटिंग सेल्स में बोलना, बोलने पे ही तो धंधा आता है। मैं पिछले 7 साल से बोल ही रहा हूँ, लेकिन जब कैमरा आया तो 15-20 दिन, 30 दिन की वीडियो देखोगे तो काफी अटक नॉर्मल है बहुत। तो जब एक इनिशियल क्रिएटर मेरी वो वीडियो देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ यार ये जैसा है, मैं वैसा ही हूँ, मेरी भी वीडियो वैसी शूट हो रही है, तो मैं इसकी वीडियो शूट करता, इस तरीके की वीडियो शूट करके डाल देता हूँ, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ता।
बंदा टॉप क्रिएटर का स्टाइल कॉपी करता है, स्क्रिप्टिंग कॉपी करता है, एडिटिंग कॉपी करने की कोशिश करता है, कर वो कुछ भी नहीं पाता। वो फंस जाता है वो। हाँ, ना वो उनको कॉपी कर पाता, ना वो अपना स्टाइल लेके चल पाता। और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इतनी सारी चीजें आप एक साथ करते हो ना, तो बर्डन क्रिएट हो जाता है। और कोई भी नई चीज जब आपके लिए बर्डन बन जाएगी ना, आप उसे लॉन्ग टाइम में नहीं कर सकते। फिर शॉर्ट टर्म में छोड़ देते हैं फिर। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं कंटेंट क्रिएशन जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ, मेरा उन्हें सबसे पहली एक ही एडवाइस रहती है, हमें 15 दिन में इस तरीके से मैं आपको ईज आउट करूंगा कि आप 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में कंटेंट क्रिएट मतलब वीडियो बना पाओ। ओके। भूल जाओ फॉलोअर्स, भूल जाओ व्यूअर्स, भूल जाओ बैकग्राउंड लाइटिंग। आप इस कैपेबल होने चाहिए फर्स्ट 15 डेज में कि आप कहीं भी खड़े हो, आइडिया सोचने से लेके और पोस्ट करने तक का टाइम 15 मिनट हो। कंफर्टेबल हो जाओ कैमरे के भाई सामने। कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 10,000 हो जाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, नहीं होती। चीजें फंसती हैं और वो फिर 10,000 से 20,000 का लगता है। हाँ। वो सेम ही प्रेशर बना रहता है। तो आपको सबसे पहले तो ईज आउट होना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन को अपना डेली लाइफ का पार्ट बना लो, जैसे नॉर्मल टास्क करते हो आप। ओके। मेरी सारी वीडियो में एक चीज कॉमन है कि मैंने सारी वीडियो एक टेक में शूट की है आज तक। एक टेक में सारी एक टेक में, चाहे बड़ी हो, इवन यूट्यूब की भी 5 मिनट की वीडियो तो भी एक टेक में। मेरा शुरू से ही फोकस था, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, जॉब है, बेटे को देखता हूँ, फैमिली है, उसे पार्क लेके जाना, एक्सरसाइज करना, खुद स्क्रिप्टिंग करना, एडिटिंग करना, शूट करना। तो मुझे पता था अगर इतनी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश की परफेक्शन के पीछे, तो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा भाई टॉक हेड वीडियो बनाओ, 5-7 मिनट में वीडियो बनाओ और शूट करके पोस्ट कर लो। हाँ, फिर देखेंगे आगे जब धीरे चीजें चलने लगे। तो आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, आई थिंक आप साथ में किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो, हायरॉक्स की जी। उसके बारे में कुछ बताइए डीप में। तो मैंने ना अभी एक मतलब 1 अक्टूबर से अपने कंटेंट को सारा थोड़ा सा अपडेट करने का सोचा है, अपग्रेड करने का सोचा है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, सारी चीज़ें, ताकि थोड़ा सा अब 10K हो गए हैं तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। ऑडियंस की भी डिमांड थी, कमेंट्स भी आ रहे थे कि थोड़ी सी चीज़ें बेटर करो, थोड़ी इंगेजिंग वीडियो एडिटिंग बेटर कर लो, और कंटेंट तो ऑब्वियसली उस टाइम के साथ अपडेट होना ही चाहिए। तो उसी में मैंने अभी मतलब 1 अक्टूबर को 3 सीरीज़ मैंने अनाउंस की थी, जिसमें से फर्स्ट सीरीज़ थी मेरी हायरॉक्स के ऊपर। सो हायरॉक्स है एक मतलब जो काफ़ी उसमें एथलेटिक इवेंट्स होते हैं, जिसमें 8 किलोमीटर की रनिंग होती है ओके। विद हैवी 8 एक्सरसाइजेस, मतलब 1 किलोमीटर की रनिंग करो फिर एक एक्सरसाइज है, इस टाइप से। तो मैंने ना अपनी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी मेरा टाइम पीरियड रहा वो सारा करियर के पीछे ही रहा है, इसके अलावा और कोई फोकस रहा ही नहीं। तो मैंने गेम में कभी कुछ नहीं किया, ना कहीं पार्टिसिपेट किया, और किया नहीं तो कोई अचीवमेंट भी नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम करने वाला। हाँ, तो मेरा एक वो काइंड ऑफ ड्रीम था कि यार एक पीरियड लाइन मेरी ऐसी बची हुई है जिसमें मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया है। बिजनेस की बात करोगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में कुछ कर रखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर ही रखा है, लेकिन गेम या जो स्पोर्ट्स है बेसिकली अगर हम बोलें तो स्पोर्ट्स में मैंने कभी कुछ नहीं किया। एक फील्ड है तो वो भी उसके लिए मैंने किया है कि मैं हायरॉक्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूंगा। अभी 2026 में जो भी करूंगा उसमें अपनी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करने के लिए करूंगा, फिर उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग और डाइट में चेंज करते हुए 27 में मैं रन उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, कुछ टॉप 10 या टॉप 5 में मेरा कोई भी प्लेस आ सके। और फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है उसके बिहाफ पे जो इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं हायरॉक्स की, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। हाँ, तो इसका आइडिया कहाँ से आया आपके पास करने का? आइडिया क्या, एक्चुअली मेरे एक पिलर है ही हेल्थ है, तो मुझे हेल्थ को करना था। दूसरा मेरा हम डिस्कस करते हैं, हमारा बेटा है 1-2 साल का, कि यार क्या करना है कैसे। तो वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी स्मार्ट भी है, उसके अभी मतलब 2 साल का है, वो स्कूल जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बाहर से, स्कूल से, कि काफ़ी स्मार्ट है। तो मेरा ये था कि यार चलो उसका भी फोकस है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है वो मेरे साथ। तो मैंने कहा उसे स्पोर्ट्स में लेके आने हैं तो उसके लिए भी तो कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना, कि हाँ हमने भी कुछ किया है तभी तो उसे बोल पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों, हेल्थ एक पिलर है ही और कुछ अपना भी कर लेते हैं तो दोनों चीजें हो जाएंगी। तो वहां से उसका आइडिया आया। ओके। हाँ, और आपने 2-3 चैलेंजेस कर रखे हैं, उन सब के बारे में बताओ। हाँ, एक ये हो गया, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। देखो यूट्यूब और वो सब भरा पड़ा है, लेकिन ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लस रैंडम वीडियो ज़्यादा मिलती है कि कंटेंट क्रिएशन सीखना है तो आप हमें फॉलो कर लो। लेकिन 10 वीडियो देखोगे आप उस पेज पे, हर किसी वीडियो में यही होगा कि यार मैं आपको कंटेंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ, लेकिन कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं बताता। जैसे कि मेरा सिंपल सा कि भाई पहले दिन की वीडियो बना रहे हो आप, नॉर्मल सा इस तरीके से हैंडल सेट करो। सेकंड डे की वीडियो आएगी कि पहली वीडियो आपको सिंपली शूट करो, फ्रंट कैमरा ऑन करो, बैक कैमरे के चक्कर में भी मत पड़ो जब तक आप ईज आउट नहीं होते हो चीज़ों के साथ में, फ्रेंडली नहीं होते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कंटेंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ कि बंदे ने आज की वीडियो देखी, जब नेक्स्ट अगले दिन की वो कंटेंट क्रिएशन पे मेरी वीडियो देखेगा तो उसे एक अलग टॉपिक पे मिलेगा, ना कि उसे वीडियो ये मिलेंगी कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन सिखाता हूँ फॉलो कर लो, ये कर लो, नहीं।
तो मुझे अगर वो उन स्टेपों को फॉलो करते चले जाएंगे तो ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल जाएंगे उन्हें। हाँ, तो कोई आप नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? मतलब चीज़ें, मेरा उनके लिए एक ही एडवाइस है कि भाई देखो, सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, किसी के डायरेक्ट 10 के 20 के नहीं होते। तो पहले तो उस चीज़ को देख के आप एकदम से ये मत सोचो, माइंड में प्रेशर मत लो कि हमारे 10 के 20 के हों। जीरो से ही स्टार्ट करो। फॉलोअर्स और व्यूज से ज़्यादा फोकस अपने वैल्यूएबल कंटेंट पे रखो कि आप अपनी हर एक वीडियो में क्या सिखा रहे हो सामने वाले को। अगर इतना सा फोकस कर लिया, भूल जाओ एडिटिंग, भूल जाओ वॉइस वगैरह, सब कुछ सबका रोल है, लेकिन वो 20% है। मेन तो वैल्यूएबल कंटेंट का ये कि कंटेंट कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हो। और जो मेजर चीज़ है जो सभी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। एटलीस्ट पर डे की एक वीडियो आपके पेज पे जाए, अगर ज़्यादा भी नहीं तो फर्स्ट 100 डेज। हाँ, तो रिजल्ट्स आपको यूट्यूब का तो अलग है दुनिया। यूट्यूब का तो यार वो मतलब वाकई अलग है। मैंने भी देखा, जब स्टार्ट करने से पहले तो मैंने 1 महीने पहले सोचा था कि स्टार्ट करते हैं। मैंने एक दिन 2 घंटे ही रिसर्च की तो मैं समझ गया यार इंस्टाग्राम अलग दुनिया है, यूट्यूब अलग है। तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में करेंगे जब 10। तो स्टार्टिंग में एक चीज पे फोकस करना चाहिए ना, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम? एक, हाँ, मतलब या तो यूट्यूब ही कर लो या इंस्टाग्राम ही कर लो, क्योंकि उससे ना वही गलती होती है, जब आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हो तो बर्डन क्रिएट हो जाता है आपके लिए कि यार आपको वहाँ के लिए भी वीडियो बनानी है, आपको यूट्यूब के लिए भी बनानी है, फेसबुक के लिए भी बनानी है। तो बहुत, और वो पॉसिबल नहीं होता एक साथ इतनी सारी चीजें करनी, क्योंकि आप सीख रहे होते हो चीजों को। और स्टार्टिंग में फिर डिमोटिवेट हाँ, और फिर डिमोटिवेट होकर बंदा छोड़ देता है उन्हें, क्योंकि रिजल्ट्स तो आते नहीं है इतनी जल्दी। तो एक ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। वो बेस्ट है, मतलब चाहे इंस्टाग्राम लो, कुछ भी ले लो एक। हाँ, लेकिन जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट को कोई वो नहीं लेना चाहता, ऐसा कुछ है? नहीं यार, ऐसा मतलब कि लोग देखने नहीं चाहते ऑडियंस अच्छे कंटेंट को। प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल यार। मेरा भी तो, मैंने कुछ वैसी तो कोई आज तक मेरी एक सिंगल पेज पे वायरल होने से पहले, इवन अभी 10 दिन पहले तक भी कोई सिंगल वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी किसी पे गाना हो, किसी ट्रेंड को फॉलो किया हो, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ अपने नीश को पकड़ के वीडियोस बनाई हैं, और उनमें से एक वीडियो वायरल गई पहली। लोगों को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आज, मेरे पे दुनिया भर के डीएम आते हैं, भैया मुझे 30 दिन हो गए वीडियो बनाते हुए, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, लोग अच्छा कंटेंट ही नहीं देख रहे हैं, आप कह रहे हो वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ। देखो आपको ना, वो कहते हैं ना इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम, यार वो हम आज की डेट में इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे चैनल हैं, थोड़ा बहुत जो मतलब आई थिंक 116 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐसे ही कुछ यूट्यूब इंस्टाग्राम पेजेस हैं। अब एल्गोरिदम है जो इंस्टाग्राम है, उसको भी तो समझने में टाइम लग रहा है ना कि यार मैं किस टाइप की वीडियो बना रहा हूं। वो ये समझता है कि इसकी वीडियोस को किस तरीके के लोगों को दिखानी चाहिए। और वो कैसे पता चलता है कि वो पहले हिट एंड ट्रायल करता है। आपकी कोई वीडियो बनाई, उसने 10 लोगों को दिखाई, हेल्थ वालों को 10 लोगों को, सेल्फ इंप्रूवमेंट लोगों को दिखाई, 10 लोगों को जो कॉमेडी वाले हैं उनको दिखाई, तो उसने देखा कि कौन लोग उन वीडियोस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किनका एंगेजमेंट आ रहा है। फिर वो उस हिसाब से अपनी एक अंडरस्टैंड, वो भी तो एआई है ना, वो अपना डेटा गैदर करता है। उस डेटा को गैदर करने के बाद फिर उसे एनालिसिस से पता चलता है, अच्छा यार इसका चैनल सेल्फ इंप्रूवमेंट का है, ये लोग इस पे एंगेज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मैं इनको दिखाऊंगा। फिर जाके 10, 20, 30, 50 दिन में उस टाइप का वो कंटेंट उनको दिखाना शुरू करता है। धीरे धीरे जहाँ 250 व्यूज थे, फिर वो 500 होंगे, फिर 1000 होंगे, तब जाके चीजें, कोई रील वायरल जाएगी। मतलब टाइम लगता है, टाइम लगता है। हर किसी को वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, बस लोग इसलिए बोल देते हैं कि उन्हें लगता है कि एक्सक्यूज बना लिया लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, एक्सक्यूज बना लिया। वो एक्सक्यूज क्या, वो ये कि यार उन्हें 30 दिन में रिजल्ट चाहिए, अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो सोचते हैं कि भैया वैल्यूएबल कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है ना। हाँ, उसी की वैल्यू है मुझे लगता है। एंड करें आज? हाँ बिल्कुल, मजा आया? नहीं, हाँ, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस के लिए? भाई जो मेरे तरीके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो जीरो से उठ के आए हैं, सक्सेसफुल की एक ही की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, हार्ड वर्क। और जब तक ना हो जाए उस चीज को नहीं छोड़ना, दैट्स इट। फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हो, कितने डम हो, कितने एवरेज स्टूडेंट हो, बस चीजों को करते रहो। एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस माइंड में लेके चलो कि तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हो ना जाए। और दूसरी चीज ये मत सोचो कि यार पैसा चाहिए चीजों को करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आज तक मैंने कहीं से कोई 10 रुपए की कोई फंडिंग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। मैंने जब पैसे नहीं थे तो पैसे कमाए, फिर उन पैसों को इकट्ठे करके तब अपने स्टार्टअप्स में डाला है। बहुत सिंपल सा है। एक्सक्यूज ढूंढोगे तो एक्सक्यूज ही मिलेंगे, सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन भी निकलेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको एक्सक्यूजेस चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए। हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो। जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, सॉल्यूशन। हाँ, और उन्हीं लोगों की पूछे, चाहे जॉब हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, वही लोग आगे जाते हैं। करते हैं फ्रेंड। मजा आया ना? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया था।
थैंक यू। बाय बाय।